अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। 5 बजे तक कबीर काम करता रहा। माहीन अभी तक सो रही थी। उसको सोए हुए 2-2.5 घंटे हो गए थे। कबीर तब से ही ऐसे बैठा हुआ था। उसका काम खत्म हुआ तो उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना सर पीछे करके गर्दन सीधी करने लगा। फिर उसने माहीन की तरफ देखा जो दुनिया जहान से बेखबर उसकी गोद में सर रखे सोई हुई थी। उसने एक हाथ से उसकी टी शर्ट को जोर से पकड़ा हुआ था। कबीर ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर माहीन के माथे पर आ रहे बाल को साइड करते हुए बोला, गुड़िया चलो घर जाना है हमें। माहीन कसमसा कर फिर सो गई। कबीर ने एक नज़र देखा और फिर से उसे उठाने लगा। थोड़ी देर बाद माहीन आँख मलते हुए उठकर बैठ गई। कबीर ने अपने पैर टेबल से नीचे और स्ट्रेच करने लगा। 2-2.5 घंटे से बैठे बैठे बेचारे की कमर ही अकड़ गई थी। फिर उसने माहीन की तरफ देखा जो नींद भरी आंखों से बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। कबीर को उसे ऐसे देखकर उस पर बहुत प्यार आया। उसने मुस्कुराकर माहीन के बाल अपने हाथों से ठीक किए, फिर गाल पर किस कर दिया और बोला, बेबी घर जाना है ना। माहीन ने क्यूट सा मुँह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। कबीर उसे लेकर सोफे से उठ गया और बोला, लेट्स गो। माहीन कबीर को एक नज़र देखकर ठीक है। कबीर ने अपना लैपटॉप लिया और बैग में डाला, फिर टेबल से फ़ोन उठाकर अपने जेब में रख लिया और लैपटॉप बैग लिया। माहीन की तरफ मुड़ गया। उसकी नज़र माहीन की कमर पर गई। क्रॉप टॉप की वजह से वो पहले ही दिख रही थी, लेकिन सोने की वजह से और ऊपर हो गया। कबीर ने एक नज़र माहीन को घूर कर देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। कबीर ने अपना बैग वापस टेबल पर रखा, फिर माहीन की तरफ आकर उसका टॉप सही कर दिया। कबीर के हाथ जैसे ही माहीन की स्किन पर लगे उसे करंट सा लग गया। कबीर ने जल्दी से उसका टॉप ठीक किया और वापस लैपटॉप बैग उठा लिया और दूसरा हाथ माहीन का हाथ पकड़कर केबिन से बाहर चला गया। सैम ऑफिस में बोर होने लगा था, इसलिए वो पहले ही कबीर के घर की तरफ चला गया। दोनों कार में आकर बैठ गए। कबीर ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ दी। दूसरी तरफ ध्रुव के घर पर रेहान सेरा अंजलि के साथ आ गया था। अंजलि निधि के साथ किचन में हेल्प कर रही थी। ध्रुव, रेहान और सेरा सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। सैम भी साइड में सोफे पर लेटा फ़ोन चला रहा था। रेहान की नज़र बार बार बाहर दरवाजे की तरफ ही थी। ध्रुव ने जब नोटिस किया तो बोला, रेहान क्या देख रहा है बार बार। रेहान बोला, कबीर आया नहीं किट्टू को लेकर अभी तक। ध्रुव बोला, आ जाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है। रेहान ध्रुव को देखकर, क्यों ना टेंशन लूँ मैं, मेरी प्रिंसेस भी यहाँ नहीं है और मेरी किट्टू को तेरा बेटा लेकर बैठा है। मुझे आदत नहीं है मेरी दोनों प्रिंसेस के बिना रहने की। रेहान की बात पर ध्रुव और सेरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और वहीं हमारे सैम के दिमाग के घोड़े चल पड़े। कबीर ने उसे डांटा था, उस बात का बदला लेने का वक्त आ गया था। सैम चेहरे पर स्माइल करता हुआ उठकर बैठ गया और रेहान को देखकर बोला, रेहान अंकल, आपको पता है ऑफिस में कबीर भैया क्या कर रहे थे किट्टू के साथ। सैम की बात पर सबकी नज़रें उस पर घूम गई। रेहान जो हाइपर शाही हो गया और बोला, क्या मतलब। सैम बोला, अंकल, कबीर भाई हमारी किट्टू को किस करना सिखा रहे थे और वो भी मेरे सामने। मुझसे तो देखा नहीं गया ये सब, तो मैं भाग गया केबिन से। कबीर भाई ने मेरा भी लिहाज नहीं किया, मेरे सामने ही मेरी बहन को किस करने लगे। सैम ने अपनी बात खत्म की और अपनी सातिर नज़रों से रेहान की तरफ गौर किया जो अपनी आग उगलती आंखों से ध्रुव को घूर रहा था, जो बेचारा बिना किसी गलती के ही डर रहा था। रेहान के गुस्से का शिकार हमेशा ध्रुव को होना पड़ता था। सेरा ने पीलो उठाकर सैम को मार दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारा हर जगह मुंह खोलना ज़रूरी है। सैम रौदी सूरत बनाकर, पापा मैंने क्या किया है। सेरा घूरते हुए, घर जाकर बताता हूँ। ध्रुव सैम को घूरते हुए, सेरा एक दो मेरी तरफ से भी लगा देना इसे, औरतों जैसी चुगलियाँ लगा रहा है। सैम मायूस समूह बनाकर सेरा और ध्रुव की तरफ देखने लगा। वो दोनों उसे घूर रहे थे। रेहान के गुस्से की तो कोई लिमिट ही नहीं थी, उसकी आंखें बस दरवाजे की तरफ थी। ध्रुव और सेरा ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर रेहान को देखने लगे। सेरा बोला, भाई सैम तो दिमाग से पैदल है, इसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। ध्रुव बोला, हाँ रेहान, हाइपर मत होना, पहले हम दोनों से बात करेंगे फिर। रेहान ने बीच में बात काटते हुए गुस्से में कहा, इनफ, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मैंने कबीर को वार्न किया था इन सब चीज़ों से और अब मैं तुम सबको वार्न कर रहा हूँ, कोई मेरे बीच नहीं बोलेगा। रेहान का गुस्सा देखकर सब शांत हो गए। अब तो सैम को डर लगने लगा, वो तो बस मस्ती करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था बात बढ़ जाएगी।
अब उसको इस बात का भी डर था कि उसको कबीर से कौन बचाएगा जब उसको पता चलेगा कि ये सब उसकी लगाई हुई चिंगारी का नतीजा है। सैम तो डर के मारे सेरा को देखने लगा जो खुद उसे गुस्से से देख रहा था। सैम हर तरफ से फंसा हुआ था, उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई और मन में बोला, ये मैं क्या कर बैठा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अब मैं कैसे बचूंगा सबसे। अब एक एक करके सबके गुस्से की भेंट में चढ़ूंगा और कबीर भाई वो तो आंखों से ही मार देंगे मुझे। हे भगवान, इस बार बचा लेना, अगली बार ऐसी गलती से भी नहीं करूंगा। सैम दिल ही दिल में अपने लिए दुआ मांग रहा था। रेहान एकटक दरवाजे को देख रहा था, चेहरे पर गुस्सा था। ध्रुव और सेरा कभी रेहान को देखते कभी दरवाजे को। वहाँ बहुत अजीब सी खामोशी थी। यही कोई 5-7 मिनट के बाद सबको कबीर और माहिन दरवाजे से घर के अंदर आते हुए देखे। कबीर ने एक हाथ में लैपटॉप बैग और दूसरे हाथ में माहिन का हाथ पकड़ा हुआ था। मुस्कुराते हुए उसके साथ माहिन चल रही थी। रेहान ने जैसे ही दोनों को देखा वो जल्दी से सोफे से उठकर उनकी तरफ चला गया। रेहान के साथ साथ बाकी सब भी उठकर खड़े हो गए। कबीर सामने ही देख रहा था। उसने रेहान को गुस्से में अपनी तरफ आते देखा तो कुछ खास समझ नहीं आया। माहिन अपने फ़ोन में मुस्कुराते हुए कुछ देखते हुए आ रही थी। इतने में उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और हैरानी से अपनी साइड में देखने लगी। यहाँ रेहान गुस्से में कबीर को घूर रहा था और कबीर का चेहरा थोड़ा साइड में हुआ था। अभी अभी रेहान ने कबीर को एक थप्पड़ लगाया था। वहाँ कुछ सेकंड के लिए शांति फैल गई। सब एकदम से घबराकर पीछे हो गए। वहीं माहिन तो खड़े खड़े कांपने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो बस कबीर की तरफ ही देख रही थी। कबीर के चेहरे पर भी गुस्सा उतर आया। उसने अपनी नीली आंखों में बेहिसाब गुस्सा लेकर रेहान की तरफ देखा। रेहान ने बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे सीधे उसे थप्पड़ लगा दिया था। दोनों बेहद गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। माहिन साइड में कांपते हुए आंसू बहा रही थी। रेहान ने झटके से कबीर के हाथ से माहिन का हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन कबीर ने और भी कसकर माहिन का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से रेहान को देखता रहा। रेहान ने एक नज़र दोनों के हाथ को देखकर फिर कबीर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, लीव हर हैंड राइट नाउ। रेहान की बात सुनकर कबीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माहिन एकदम से कांप गई और ज़ोर से रोने लगी। वो रोते हुए रेहान से बोली, डैडू। रेहान कबीर की तरफ घूरते हुए ही, किट्टू चलो घर जाना है। माहिन रोते हुए, लेकिन डैडू। रेहान गुस्से में थोड़ा ज़ोर से, किट्टू बोला ना घर जाना। कबीर जो कब से गुस्से से रेहान को देख रहा था, जब रेहान ने किट्टू को गुस्से से बोला तो उसके गुस्से को हवा मिल गई और बेहद गुस्से भरी टोन में थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, डोंट यू डेयर, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और ये जो आपने किया है, अगर गुड़िया के बाप ना होते आप तो बता देता, इसकी कीमत आपको जान देकर चुकानी पड़ती। माहिन रोते हुए कबीर की बाह पकड़कर बोली, कबीर डैडू को ऐसे मत बोलो। कबीर की नज़रें माहिन की तरफ घूम गई जो बहुत रो रही थी। उसका रोना देखकर कबीर का आधा गुस्सा वहीं शांत हो गया, जो अपनी नीली आंखों में प्यार भर माहिन को देखने लगा जो रोते हुए से देख रही थी। रेहान अब भी कबीर के चेहरे की तरफ देख रहा था। जब उसने देखा कि कबीर का सारा गुस्सा सिर्फ माहिन को देखकर शांत हो गया तो वो भी थोड़ा नरम पड़ने लगा और कबीर के एक्सप्रेशन नोट करने लगा। कबीर ने एक गहरी नज़र माहिन को देखा, फिर बेहद प्यार से बोला, बेबी अगर अभी रोना नहीं बंद किया फिर ज़रूर बोलूँगा। तुम चाहती हो मैं ना बोलूँ तो अभी रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। माहिन रोते रोते मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली। कबीर के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। रेहान बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। उसको कबीर और माहिन में वही अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी जो वो उसके और माही के बीच में थी। कबीर ने मुस्कुराकर माहिन से नज़रें हटा ली और फिर रेहान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से चली गई और गहरी नज़रों से रेहान को देखने लगा और बोला, गुड़िया अभी कहीं नहीं जाएगी। इतना बोलकर कबीर माहिन को लेकर अंदर जाने लगा तो माहिन ने कबीर का बाँह दूसरे हाथ से पकड़ ली और बोली, रुकिए सुपर हीरो। कबीर वहीं पर रुक गया। माहिन ने अपना हाथ कबीर से छुड़ाया और रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। रेहान की आंखों में भी गुस्सा एकदम से चला गया, लेकिन अब माहिन नाराज़गी से रेहान को देखने लगी और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, डैडू आपने सुपर हीरो को क्यों मारा? रेहान माहिन को देखते हुए, किट्टू घर चलिए, हम घर जाकर बात करेंगे। माहिन रोते हुए गुस्से में, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आपने मारा मेरे सुपर हीरो को, मैं नहीं बात करूंगी आपसे। माहिन जोर से रोने लगी। रेहान की आंखें भरने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसकी बेटी उससे ऐसे बात करे।
वो एकटक माहिन को देखने लगा। कबीर ने जब दोनों को देखा तो कुछ सोचकर माहिन के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बाल सहलाते हुए प्यार से बोला, गुड़िया, मुझसे गलती हुई थी जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। घर जाओ अपने डैड के साथ। माहिन रोते हुए कबीर को देखकर, मैं नहीं जाऊंगी, डैडू ने मारा आपको। कबीर बीच में बात काटकर प्यार से बोला, गुड़िया, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हुई थी, तुम्हारे डैडू की गलती नहीं है। घर जाओ उनके साथ और घर जाकर बात करो। माहिन रोते हुए कबीर के सीने से लग गई। कबीर ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और सर पर किस कर दिया। फिर उसको खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए और माथे पर किस करके प्यार से बोला, रोना नहीं अब, और अगर मेरी बात सच में मानती हो तो तुम अपने डैड पर गुस्सा नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं। जब सब क्लियर हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। माहिन ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर मुस्कुराकर उससे दूर हुआ, फिर बिना किसी की तरफ देखे सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। सब हैरानी से कबीर को देख रहे थे। उसने पूरी सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल कर लिया था। माहिन पहले तो कबीर को जाते हुए देखती रही, फिर रेहान को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो रेहान के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलिए डैडू, घर चलते हैं। रेहान ने एक गहरी नज़र माहिन को देखा, फिर सिर हिला दिया। ध्रुव उसके पास जाकर बोला, डिनर करके जाओ तुम दोनों। नीति और अंजलि जो बाहर आ गई थी वो भी रेहान और कबीर के बीच में हो रही गर्मा गर्मी को देख रही थी। नीति भी आगे आ गई और रेहान से बोली, रेहान, तुम दोनों डिनर करके ही जाना, माही से मैंने प्रॉमिस किया था, हमारे लिए नहीं तो उसके लिए रुक जाओ तुम दोनों। रेहान और माहिन ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर रेहान ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ओके, तुम सब बैठो, मुझे कबीर से बात करनी है, मैं आता हूँ। इतना बोलकर रेहान ने एक नज़र माहिन को देखा, फिर कबीर के रूम की तरफ चला गया। माहिन रेहान को देखती रही, फिर ध्रुव के पास जाकर उसके गले लग गई और बोली, अंकल, क्या हुआ है डैडू और सुपर हीरो के बीच, क्या गलती की सुपर हीरो ने? ध्रुव ने प्यार से माहिन के सर पर हाथ फेर दिया और बोला, कोई बड़ी बात नहीं है किट्टू, तुम टेंशन मत लो। माहिन ध्रुव से अलग हो गई और हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि माहिन का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले गई और वहाँ बैठा दिया। बाकी सब भी वहीं बैठ गए। माहिन के एक साइड नीति बैठ गई और दूसरी साइड अंजलि। अंजलि माहिन के सर पर हाथ फेर कर, किट्टू, तेरी मम्मा तेरी जिम्मेदारी हमें देकर गई है, तुम परेशान मत होना, नहीं तो रेहान भैया परेशान हो जाएंगे और माही को पता चला तो वो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाएगी। तुम जानती हो ना, वो ऐसी ही है। नीति प्यार से, हाँ किट्टू, रेहान और कबीर दोनों तुमसे कितने बड़े हैं, वो दोनों अपनी बात खुद हैंडल कर लेंगे। तुम दोनों में से किसी की वजह से अपने रिश्ते खराब मत करना, वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम अपने दिल में इस बारे में कोई बात मत रखना, वो सॉर्ट कर लेंगे अपने आप। माहिन मासूमियत से सर हिलाकर, ठीक है आंटी, ठीक है मासी, मैं समझ गई। नीति और अंजलि मुस्कुरा दी। फिर नीति उठते हुए बोली, तुम बैठो यहाँ, हम डिनर लगाते हैं। माहिन बोली, दीदू कहाँ है? नीति बोली, वो थोड़ा लेट आएगी, उसे काम था आज स्टोर पर। माहिन ने हाँ में सर हिला दिया। नीति और अंजलि किचन की तरफ चली गईं। माहिन सोफे पर बैठी कबीर के रूम की तरफ देखने लगी। कबीर अपने रूम में आया और गुस्से से अपना लैपटॉप बैग बेड पर फेंक दिया। उसने नीचे तो माहिन की वजह से खुद को शांत कर लिया, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। रेहान ने बिना कुछ कहे ही उसे थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह भी वो नहीं जानता था। पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत की। वो गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। फिर जब उससे गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपने बालों में उंगलियां फंसाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा और बोला, रिलैक्स कबीर, रिलैक्स। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा और एक टक सामने की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनट बाद कबीर के रूम का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर आ गया। कबीर ने एक सरसरी नज़र दरवाजे की तरफ देखा तो सामने रेहान को देखकर फिर से गुस्सा आने लगा उसे। वो वहीं पर बैठा हुआ गुस्से से बोला, अंकल, इससे पहले कि मैं हमारे रिश्ते की लिमिट भूल जाऊं, अच्छा होगा कि आप अभी जाएं यहाँ से। मेरा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अभी आपकी बेटी नहीं है मेरे पास, सो लीव मी अलोन। रेहान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कबीर के बोलने से। वो आकर कबीर के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसके एक्सप्रेशन भी कठोर थे। कबीर की नीली आंखें इस वक्त पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से रेहान की तरफ घूर रहा था। रेहान कठोर आवाज़ में, मैंने लिमिट में रहने को बोला था तुम दोनों को, बिना किसी रिलेशन के तुमने मेरी बेटी को किस हक से किया? कबीर घूरते हुए रेहान की बातें सुन रहा था। रेहान की बात खत्म होते ही कबीर गुस्से भरी आवाज़ में धीरे से बोला, डोंट टेल मी कि आपने मुझे थप्पड़ इस वजह से लगाया है।
रेहान आगे से घूरते हुए, किस हक से किस किया किट्टू को? ना तो उसके बॉयफ्रेंड हो तुम, ना ही फियांसे और ना ही हस्बैंड। कबीर पहले तो रेहान को घूरता रहा, फिर सरकिस्टिकली मुस्कुरा दिया और बोला, मैं वो हूँ जिसके लिए माहीन मल्होत्रा अपने डैड के सामने खड़ी हो गई, और रही बात किस की, तो मुझे उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना। वो मेरी पर्सनल बात है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी पर्सनल स्पेस में आए। किस करना लिमिट से बाहर होना नहीं होता है, और अगर की भी हो किस तो हक है मेरा उस पर। आई एम इन लव विथ हर, फ्यूचर वाइफ है वो मेरी। मुझे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसे किस करने के लिए। रेहान कबीर को घूर रहा था, कबीर भी अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। रेहान बोला, तुमने प्रॉमिस किया था जब तक किट्टू के साथ किसी रिश्ते में ना आ जाओगे तुम अपनी लिमिट में रहोगे। किस भी उसी में इन्वॉल्व थी। अभी उसकी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों में पड़ने की। मैंने बोला है ना तुम्हें टाइम आने पर मैं तुम्हें किट्टू दे दूँगा, लेकिन तुम में पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कबीर हल्का सा हंस दिया और रेहान की तरफ थोड़ा झुककर आंखों में देखकर बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, ओह रियली, मुझ में पेशेंस नहीं है? ग्रेट। इस बात की उम्मीद आपसे तो नहीं की थी, लेकिन बोल ही दी है तो ठीक है, यही सही। बस एक बात का जवाब दीजिए। 15 साल माही आंटी से दूरी बनाकर रख लीजिए आप, मैं मान जाऊंगा आप जो बोलोगे। ज़्यादा नहीं, बस 15 साल बोल रहा हूँ मैं। इतना बोलकर कबीर रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। कबीर फिर से बोला, अच्छा ठीक है, चलो 15 साल रहने दो। मेरी गुड़िया अभी 21 की होने वाली है, तो 18 से काउंट करके चलते हैं। 3 साल दूर रह लीजिए आप आंटी से। अगर आप ये कर गए तो मैं सरेंडर कर दूंगा खुद को आपके सामने। रेहान गौर से कबीर के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक तकलीफ भी नज़र आ रही थी, जिससे रेहान अनजान नहीं था। एक टाइम पर वो भी ऐसे ही जूझ रहा था। रेहान थोड़ा सा नरम पड़ गया और बोला, कबीर। कबीर बीच में बात काटते हुए गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से, नो डोंट ट्राई टू डू डैट। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो मुझे मेरी ज़िंदगी दे दीजिए हमेशा के लिए। जितना प्यार आप उससे करते हैं उतना ही मैं भी करता हूँ। मैं संभाल लूँगा उसे। इतने पत्थर दिल मत बनिए अंकल। आज आप हमें रोक रहे हो, शायद ऐसा ना हो कि कभी हमारी सिचुएशन का जिम्मेदार आप खुद को समझने लग जाओ। कबीर की आंखें भरने लगी बोलते बोलते, लेकिन उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल कर लिया और सोफे से उठते हुए बोला, आई नीड सम स्पेस सो प्लीज़। रेहान सोफे पर बैठा कबीर को देखने लगा। कबीर बेड पर बैठकर अपने शूज उतारने लगा। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई तूफान चल रहा हो। वो एक गहरी नज़र कबीर को देखकर रूम से बाहर चला गया। कबीर ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों के आंसू बाहर आ गए, लेकिन जल्दी से टी शर्ट से साफ करके बाथरूम में चला गया। रेहान अपनी सोच में डूबा हुआ बाहर आ गया। माहीन की नज़रें कबीर के रूम की तरफ ही थी। रेहान को आता देखकर वो क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगी। रेहान की नज़रें जब माहीन पर गई तो बेहद नरम पड़ गया। वो आकर माहीन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया और बोला, सॉरी बच्चा, आप नाराज़ मत होना। आपके डैडा को आदत नहीं है आपके बिना रहने की। माहीन जल्दी से रेहान के सीने से लग गई और मासूमियत से बोली, नहीं डैडू, आप सॉरी मत बोलो, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। वो तो आपने सुपर हीरो को थप्पड़ मारा तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में जब सुपर हीरो ने बताया कि उनकी गलती की वजह से आपने उनको मारा, फिर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। आप सॉरी मत बोलो। माहीन की बात सुनकर रेहान की आंखें हल्की सी भर गईं। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने प्यार से माहीन के सर पर हाथ फेरा। फिर नीति ने सबको डिनर के लिए बोल दिया। सब उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे, माहीन सीढ़ियों की तरफ देखते हुए। डैडू, सुपर हीरो कब आएंगे? रेहान बोला, आ जाएगा थोड़ी देर में, आप चलिए। माहीन कबीर के रूम की तरफ देखते देखते डाइनिंग टेबल पर आ गई। रेहान माहीन को नोटिस कर रहा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। सब आकर बैठ गए। सैम, जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता था, वो आज चुपचाप बैठा था। उसकी वजह से आज इतना तमाशा हो गया था। वैसे उसने ऐसा करने का नहीं सोचा था। नीति और अंजलि सबको सर्व करने लगी। जब नीति माहीन के पास आई तो वो मना करते हुए बोली, नहीं आंटी, सुपर हीरो को आने दीजिए, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। सब माहीन की तरफ देखने लगे, जो सीढ़ियों की तरफ ही देख रही थी। नीति बोली, किट्टू, उसका मूड ठीक नहीं होगा, वो नीचे नहीं आएगा, मैं बाद में उसके रूम में खाना भिजवा दूंगी। माहीन रेहान को देखकर बोली, डैडू, सुपर हीरो सच में नीचे नहीं आएंगे? रेहान माहीन की तरफ देखकर, मे बी। माहीन एक नज़र रेहान को देखकर फिर नीति से बोली, आंटी, आप मेरा और सुपर हीरो का खाना प्लेट में डाल दो, मैं उनके रूम में जा रही हूँ।
नीति माहीन की बात सुनकर रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने एक गहरी नज़र माहीन को देखकर फिर नीति की तरफ हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। नीति ने एक ट्रे में दोनों का खाना रख दिया और बोली, किट्टू तुम ऊपर जाओ, मैं भिजवाती हूँ ऊपर खाना। माहीन ट्रे पकड़कर, नहीं आंटी मैं ले जाऊँगी। माहीन ट्रे उठाकर कबीर के रूम की तरफ चली गई। रेहान सर नीचे किए ही खा रहा था। ध्रुव रेहान की ओर कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, पहले थप्पड़ मार दिया कबीर को, अब खुद ही किट्टू को उसके पास भेज रहा है। रेहान खाना खाते हुए, वो थप्पड़ उसको गलती के लिए पड़ा था, लेकिन अभी उसे ज़रूरत है किट्टू की। सैम तो चुपचाप खाना खा रहा था। वो हिम्मत करके धीरे से बोला, रेहान अंकल सॉरी, मैंने झूठ बोला था, मैंने उनको किस करते नहीं देखा था, वो बस मुझे चिढ़ा रहे थे, भाई ने किस नहीं किया था किट्टू को। सैम ने अपनी बात खत्म की और नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। बाकी सब भी उसे घूर ही रहे थे। तभी पीछे से उसके सर पर जोर से आकर थप्पड़ पड़ा। वो अपना सर पकड़कर पीछे की तरफ देखने लगा तो गुस्से में अंजलि खड़ी थी और बोली, गधे की औलाद, कब तक बिना अक्ल के दुनिया में रहेगा। शेरा जो खुद सैम को गुस्से से घूर रहा था, वो अंजलि की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। ध्रुव और नीति को भी हंसी निकलने को हो गई। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस सैम को घूरता रहा। शेरा गुस्से से, अंजलि गधे की औलाद से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें गधा लगता हूँ मैं। शेरा की बात सुनकर ध्रुव और नीति हंसने लगे। शेरा ने घूर कर उनको देखा तो बड़ी मुश्किल से चुप हुए। अंजलि ने फिर कहा, नहीं शेरू ऐसा नहीं है, बस मुँह से निकल गया। शेरा घूरते हुए, पहले तो तुम्हें कितनी बार कहा है शेरू मत बोला करो, तुम दोनों माँ बेटा एक जैसा ही हो, बोलने से पहले सोचते नहीं हो। अंजलि भोला सा चेहरा बनाकर सैम की तरफ देखने लगी, जो खुद लाचारगी से उसे ही देख रहा था। दूसरी तरफ माहीन बड़ी संभल कर ट्रे लेकर कबीर के रूम के बाहर आ गई। उसका रूम बंद था तो दोनों हाथों में ट्रे लेकर वो डोर को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे जाए। फिर कुछ सोचकर उसने ट्रे नीचे फर्श पर रख दिया और दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो माहीन जोर से बोली, दरवाज़ा खटखटाते हुए, कबीर दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ। तभी कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खुल गया। माहीन अपनी मासूम नज़रों से कबीर को देखने लगी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था। माहीन धीरे से, कबीर मैं डिनर लेकर आई हूँ। कबीर कुछ पल माहीन को देखता रहा, फिर बोला, तुमने किया डिनर। माहीन ने मासूमियत से नामे सिर हिला दिया। कबीर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और बोला, आ जाओ। माहीन मुस्कुराकर नीचे से ट्रे उठाने लगी तो कबीर ने पहले ही झुककर ट्रे उठा ली और अंदर ले गया। माहीन कबीर को देखते हुए अंदर आ गई। कबीर ने ट्रे टेबल पर जाकर रख दी और सोफे पर बैठ गया। माहीन छोटे सोफे पर बैठने लगी तो कबीर बोला, तुम्हारे डैड ने मना किया मेरे पास बैठने से। माहीन जल्दी से उठकर कबीर के पास आ गई और उससे चिपक कर बैठ गई और उसकी बाँह पकड़कर बोली, नहीं कबीर, मुझे कुछ नहीं मना किया डैडू ने। कबीर माहीन की तरफ देखने लगा। माहीन ने ध्यान से कबीर की आंखें देखी तो परेशान होकर एक हाथ से कबीर के माथे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोली, आपकी आंखें क्यों लाल है? डैडू ने ज़्यादा तो नहीं डांट दिया? आप रोए तो नहीं उनके डांटने से? कबीर ने घूर कर माहीन को देखा और बोला, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं जो रोने लगूंगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे डैड में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रुला सकें? मुझे सिर्फ एक ही बात रुलाती है, वो मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा और कोई नहीं। माहीन मासूम सा मुँह बनाकर, अब ये ज़िंदगी कौन है? कबीर ने कुछ नहीं बोला, बस माहीन के चेहरे की तरफ देखता रहा। माहीन को जब जवाब नहीं मिला तो उससे नज़रें हटाकर खाना ट्रे के बाहर निकालने लगी। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहीन से नज़रें हटाकर प्लेट से खीरा उठाकर खाते हुए बोला, बस ज़िंदगी है तो है, लाइफ इम्पॉसिबल है उसके बिना। माहीन के हाथ रुक गए, हार्ट बीट तेज हो गई। वो समझ गई कि कबीर उसकी बात कर रहा है। कबीर ने माहीन के हाथ रुकते हुए देखे तो फिर से मुस्कुरा दिया और माहीन के आगे से प्लेट लेकर खाना सर्व करते हुए बोला, तुम रहने दो, मैं करता हूँ। कबीर ने प्लेट सर्व की और माहीन की तरफ मुड़ गया। माहीन बस कबीर को निहारे जा रही थी। कितना हैंडसम था उसका कबीर, ऊपर से उससे इतना प्यार भी करता था। वो खुद को बहुत लकी समझ रही थी। माहीन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कबीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी तरफ चम्मच बढ़ाकर बोला, ऐसे ही रहा करो, जब मुस्कुराती हो ना तुम, चाहे जितनी भी परेशानी हो दिमाग में एक झटके से दूर हो जाती है। मेरी हर परेशानी का हल हो तुम। कभी भी कुछ हो, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए लाइफ में, बस मुस्कुरा कर मेरे गले लग जाना। सच बता रहा हूँ बेबी, दैट वाज बेस्ट मेडिसिन फॉर मी।
माहीन के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई। वो जल्दी से थोड़ा सा ऊपर उठी और कबीर के दोनों गालों पर किस कर दिया। कबीर के चेहरे पर भी स्माइल बड़ी हो गई। फिर कबीर माहीन को खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ने डिनर किया और बालकनी में आ गए। माहीन सोफे पर बैठी थी और कबीर गैलरी में लगा खड़ा था। माहीन बोली, सुपर हीरो, वैसे आपसे गलती क्या हुई थी? कबीर बोला, फॉरगेट दैट, हमने सॉर्ट कर ली। माहीन क्यूट सा मुँह बनाकर उसे देखने लगी और बोली, सुपर हीरो, परसों कॉलेज में पार्टी है तो आप चलोगे ना साथ में? कबीर बोला, मैं क्या करूँगा जाकर? हाँ, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूँगा और पिक भी कर लूँगा। माहीन क्यूट सा मुँह बनाकर, ठीक है। कबीर बोला, गुड़िया मेरी बात ध्यान से सुन लो, पार्टी में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पियोगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस 2 घंटे पार्टी में रहोगी तुम, 2 घंटे बाद मैं लेने आ जाऊंगा। डिनर के बाद रेहान माहीन को लेकर घर के लिए निकल गया। रेहान पूरे रास्ते किसी सोच में बैठा रहा। शेरा ड्राइव कर रहा था, माहीन और अंजलि पीछे बैठी थी। सैम अपनी कार से घर जा रहा था। आधे घंटे बाद सब घर पहुंच गए। रात को 10 बज गए थे तो सब अपने अपने घर ही आ गए। माहीन को नींद आ रही थी तो वो अपने रूम में जाने लगी तो पीछे से रेहान ने कहा, किट्टू मेरे रूम में आ जाइए थोड़ी देर, मुझे बात करनी है आपसे। माहीन ने रेहान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर रेहान के पास आ गई और उसकी बाँह पकड़कर बोली, डैडू मम्मा की याद आ रही है आपको? रेहान माहीन को देखते हुए, ये भी कह सकते हैं, और आपसे बात भी करनी है। माहीन मुस्कुराते हुए, ठीक है चलिए, आज मैं अपने डैडा के पास ही सो जाऊंगी। रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। माहीन आकर सीधे बेड पर लेट गई तो रेहान ने माहीन को एक नज़र देखा और सोफे पर बैठकर अपने शूज उतारते हुए बोला, किट्टू यहाँ आइए। माहीन उठकर रेहान के पास आ गई और वो भी अपने जूते उतारने लगी। रेहान गौर से माहीन की तरफ देखने लगा और फिर बोला, किट्टू अगर आपसे मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगी? माहीन मुस्कुराकर, हाँ जी डैडू पूछिए, मैं आपसे कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। रेहान एक गहरी सांस लेकर, कबीर के लिए क्या फीलिंग्स है आपकी? रेहान की बात सुनकर माहीन एकदम से घबरा गई। वो नर्वस होते हुए रेहान को देखने लगी। रेहान उसके सारे एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। माहीन के चेहरे को देखकर रेहान बोला, किट्टू नर्वस मत होइए, आप शेयर कर सकती हैं। माहीन की आंखें भरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वैसे तो वो बहुत फ्रैंक थी अपने डैडा के साथ, लेकिन आज उसे अजीब सा फील हो रहा था। ऊपर से माही ने मना किया था उसको किसी को बताने से। रेहान बोला, अगर आप प्रिंसेस की वजह से नहीं बोल पा रही हैं तो मैं आज़ाद कर रहा हूँ आपको उनकी कसम से। मुझ में और प्रिंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। अब आप बता सकती हैं अपनी बात। माहीन का रोना तेज़ हो गया और रोते हुए जल्दी से बोली, डैडू आई लव हिम अ लॉट। इतना बोलकर माहीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रेहान की भी आंखें भर गई। उसने माहीन को बाँह से पकड़कर अपने पास गोद में बैठा लिया। माहीन रेहान के सीने से लगकर रोते हुए बोली, डैडू वो बहुत अच्छे हैं, आप एक बार समझ कर तो देखो उन्हें। जैसे आप मुझसे प्यार करते हो वैसे ही वो भी करते हैं। डैडू मुझे उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो मुझे बचपन से अच्छे लगते हैं। जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी मैंने मम्मा को बताया सब कुछ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे प्यार है कबीर से। डैडू पता नहीं क्यों बट उनके साथ मुझे सबसे अलग फीलिंग होती है, जो कभी आपके साथ, मम्मा के साथ, भैयू, अंश, सैम किसी के साथ नहीं होता। आप सब भी तो मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप सबके प्यार में और कबीर के प्यार में फ़र्क है डैडू। ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। आपकी और मम्मा की भी तो लव मैरिज है, आपने भी तो फील किया होगा सब। पिछले 2 साल से मैं चुप हूँ सिर्फ मम्मा की कसम की वजह से। बट डैडू मैं सच्ची बताऊँ बहुत हर्टिंग है ऐसे रहना। मुझे कबीर के पास जाना है, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। डैडू पर पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं बोल रहे। बचपन से मुझसे प्यार करते हैं वो भी, फिर भी अभी तक मुझे कुछ नहीं बोला। मैं रोज़ उम्मीद से उनके पास जाती हूँ कि वो आज बोल देंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं बोलते कुछ भी। पिछले 2 साल से उम्मीद लगाए बैठी हूँ। मुझे तो मम्मा की कसम ने रोका हुआ है, लेकिन वो तो बोल ही सकते हैं। मुझसे दुनिया भर का प्यार करते हैं वो, मुझे अपनी ज़िंदगी मानते हैं, लेकिन कोई अपनी ज़िंदगी को ऐसे दुख देता है, ऐसे रुलाता है कोई। उनको सब पता है फिर भी नहीं मुंह खोलते। डैडू कई बार तो मैंने खुद उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे बने बैठे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर मैं क्या करूं डैडू, मुझसे नहीं रहा जाता उनके बिना। वो सुकून है मेरा, मैं उनसे दूर नहीं रह पाती। माहिन ने आज पहली बार रेहान के सामने अपनी फीलिंग्स बताई थी। रेहान आंखों में आंसू लिए उसके सर पर हाथ फेरते हुए सब सुन रहा था।
उसकी बेटी कितने तकलीफ़ में थी उसे आज एहसास हो रहा था। यही तकलीफ़ वो आज कबीर के चेहरे पर भी देख कर आ रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान ने खुद को शांत किया और माहीन का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ कर दिए। माहीन का पूरा चेहरा लाल हो गया था रो रो कर। रेहान ने माहीन का माथा चूमा और मजाक में बोला, अपने डैडा से ज़्यादा प्यार करते हो कबीर को? माहीन जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं डैडू, मैं आप दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। रेहान मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है मेरी छोटी प्रिंसेस, चलो आज से आपको परमिशन दे रहा हूँ, बता देना आप अपनी फीलिंग्स कबीर को। माहीन हैरानी से रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान मुस्कुरा दिया और बोला, हैरान क्यों हो रहे हो बच्चा, क्यों नहीं जाना कबीर के पास हमेशा के लिए? माहीन जल्दी से, नहीं डैडू जाना है। रेहान बोला, तो फिर उसके लिए कबीर को मुझसे आकर बात करनी होगी और वो बात तभी करेगा जब आप उसे बोलोगे। जैसे आप अपनी मम्मा की वजह से मजबूर थी वैसे ही वो भी किसी वजह से मजबूर है। अब आपके पास मौका है, आप बोल दीजिए जाकर उसे। माहीन जल्दी से आगे बढ़कर रेहान के गले लग गई और बोली, सच्ची डैडू मैं बोल सकती हूँ? रेहान सर पर हाथ फेरकर, ऑफ कोर्स बच्चा। माहीन क्यूट सा मुँह बनाकर, डैडू वो मना तो नहीं कर देंगे मुझे, जैसे इतने सालों से मुंह बंद करके बैठे हैं, अभी भी कुछ नहीं बोले तो मैं क्या करूँगी? मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी रिजेक्शन, मैं तो मर ही जाऊँगी। माहीन के बोलने से रेहान गुस्से से उसे घूरने लगा। माहीन को अब जाकर एहसास हुआ उसने क्या बोला। वो जल्दी से रेहान के सीने से लग गई और बोली, सॉरी डैडू सॉरी, वो मुँह से निकल गया, अब नहीं बोलूँगी सच्ची। मैं बस डर गई थी कि कहीं कबीर मुझे मना ना कर दें। रेहान माहीन को सामने करते हुए, आप ये बकवास दोबारा नहीं करेंगे किट्टू, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहीन मासूम सा मुँह बनाकर रेहान को देखने लगी। रेहान का गुस्सा पिघल गया। उसने माहीन को अपने सीने से लगा लिया और बोला, किट्टू बच्चा ऐसी बातें नहीं करते, आप कबीर को इतने टाइम से जानते हो, आपको अभी भी उस पर यकीन नहीं है कि वो आपको कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। मेरे साथ उसका कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन मुझे उस पर इस बात का पूरा यकीन है कि वो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार देगा। वो किसी से नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें उसके एक्शंस बताते हैं वो क्या फील करता है आपके बारे में। बच्चा, मैंने हमेशा अपने दोनों बच्चों को आज़ादी दी है हर चीज़ की, लेकिन मैं अभी आपको इन सब की आज़ादी नहीं देना चाहता था। मैं चाहता हूँ आप मैच्योर हो, हर चीज़ अच्छे से हैंडल करनी आती हो आपको। ये जो आप फील कर रहे हो ना, ये बेस्ट फीलिंग है, लेकिन इसी के साथ साथ ये फीलिंग बहुत जिम्मेदारियाँ भी साथ में लेकर आती है। आपको पता है ना किट्टू, आपके मम्मा की एज मुझसे बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी जब हमारी शादी हो गई। उनमें बहुत बचपना था, और सच बताऊं तो मुझे प्यार भी उनके बचपने और उनकी बच्चों जैसी मासूमियत में था। हम दोनों का लव एट फर्स्ट साइट थे। हम दोनों ने प्यार तो कर लिया, पर हमारी फीलिंग्स कंट्रोल के बाहर चली गई। सिर्फ मेरी प्रिंसेस की नहीं, मेरी फीलिंग्स भी मेरे बस में नहीं थी। मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो इसलिए उन पर फीलिंग्स ज़्यादा हावी हो गई, जिसकी सज़ा हमें 1 साल दूर रहकर बितानी पड़ी। हम तो बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से, और ना ही देख पाते थे। वो साल हम लोगों ने कैसे निकाला सिर्फ हम ही जानते हैं। मुझे हमेशा से लगता है मैंने अपनी प्रिंसेस को उनकी उम्र से पहले बड़ा कर दिया। जिस उम्र में सिर्फ उनको पढ़ना चाहिए, उस एज में वो सिर्फ मुझसे जुड़कर रह गए। मैं खुद को बहुत खुदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मेरी प्रिंसेस मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनकी उम्र उनसे छीन ली। बस बच्चा, मैं उसी चीज़ से बचाना चाहता हूँ आपको। बेशक आप कबीर से बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन बस प्यार में लिमिट्स होनी भी बहुत ज़रूरी है। लिमिट से बाहर की चीज़ हमेशा खतरनाक साबित होती है। कबीर आपको अपने सर पर बैठा कर रखेगा हमेशा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा। लेकिन बच्चा, आपको अपनी ज़िंदगी नहीं जोड़नी। बेशक हस्बैंड वाइफ की दुनिया जुड़ जाती है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी दुनिया में हम सिर्फ एक ही आए हैं और एक को जाना है। अपने दिल और दिमाग दोनों को स्ट्रॉन्ग रखना है। रिश्ते में एक स्पेस होना भी ज़रूरी है। तुम दोनों स्पेस देना एक दूसरे को। स्पेस देने से प्यार कम नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी के असली मायने भी हमें पता चलते रहते हैं। माहीन बड़े ध्यान से रेहान की बातें सुन रही थी। रेहान के चुप होते ही वो कुछ पल उसे देखती रही। फिर रेहान का मुंह अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर बोली, डैडू, मुझे आपकी और मम्मा की सारी जर्नी के बारे में पता है। मम्मा ने बताया था सब, और मैं अच्छे से सब समझ रही हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। अगर मुझ में मेरी मम्मा की मासूमियत है तो मेरे डैडा की समझदारी भी है, जो मुझे कभी गलत नहीं जाने देंगे। और आपने और मम्मा ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, आप टेंशन मत लीजिए। रेहान मुस्कुरा दिया और नाक खींच कर बोला,
ठीक है बच्चा, तो फिर आपके डैडा दिल पर पत्थर रखकर आपको कबीर के पास भेज रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हमें भूल जाएंगी। आप जान हो हम सब की। बोलते बोलते रेहान की आंखें भरने लगी। माहीन की आंखों में भी आंसू आ गए और जल्दी से रेहान के गले लगकर रोने लगी। रेहान ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया, अपने आंखों से आंसू साफ करने लगा। माहीन रोते हुए, डैडू मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कबीर के पास जाने की खुशी मनाऊं या आपसे दूर जाने का दुख। मैं आप सबके बिना कैसे रहूंगी। रेहान ने माहीन को खुद से दूर किया और आंखें साफ करते हुए बोला, किट्टू बस 5 km दूर जा रहे हो आप, और आपके कबीर में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मुझसे मेरी बेटी को दूर ले जाए। आप हफ्ते में 2 दिन हमारे साथ रहेंगी, चाहे कबीर भी रह ले मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप हर वीक 2 दिन यहाँ आएंगी। माहीन रोते रोते हंसने लगी और ज़ोर से सर हिलाने लगी। रेहान ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, प्रिंसेस वापिस आ जाए, फिर उनसे भी बात करते हैं। माहीन ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान बोला, आप जाइए रूम में और सो जाइए। माहीन जल्दी से, डैडू मैं अभी कर लूँ कबीर से बात, मुझसे वेट नहीं होगा सुबह तक। रेहान घूरते हुए, किट्टू अभी क्या समझाया मैंने आपको। माहीन जल्दी से, नहीं नहीं सॉरी मैं कल ही बात करूँगी, और वैसे मम्मा ने मुझे बताया था आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको लंदन में प्रपोज किया था, मैं भी ऐसा ही कुछ ट्राई करूँ। रेहान अपनी दोनों जेब हाथ में डालकर माहीन को घूरने लगा और बोला, किट्टू मैं फादर हूँ आपका और आप मुझसे ऐसी चीज़ें पूछ रही हैं। माना मैंने आपको परमिशन दी है, लेकिन थोड़ा तो मेरा लिहाज कीजिए। अब मैं अपनी बेटी को ऐसे आइडियाज़ दूंगा, वाट रबिश। माहीन इतराते हुए, तो इसमें क्या है, आजकल के ज़माने में सब चलता है। रेहान माहीन को और भी गुस्से से घूरने लगा तो माहीन मासूम सा मुँह बनाकर बोली, ठीक है मत बताइए, मैं सैम के साथ मिलकर कुछ सोच लूँगी। इतना बोलकर माहीन अपने रूम की तरफ भाग गई और रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, तब तो हो गया प्रपोज। रेहान मुस्कुराकर बाथरूम की तरफ चला गया और माहीन जल्दी से भागकर अपने रूम में आ गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मिल गया। बस एक रेहान की अप्रूवल की ज़रूरत थी उसे, नहीं तो बाकी सबको तो पता ही था। माहीन आकर बेड पर गिर गई और साइड ड्राइवर से उसकी और कबीर की पड़ी एक फ़ोटो फ्रेम उठा ली। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कबीर की फ़ोटो के ऊपर हाथ फेरा और फिर फ़ोटो को किस कर लिया। उसकी आंखें भरने लगी और बोली, आई लव यू कबीर। कबीर डैडा ने अप्रूवल दे दी है, वो हमारी शादी करवा देंगे जल्दी, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अब आप में तो हिम्मत है नहीं तो मुझे ही प्रपोज करना पड़ेगा, लेकिन इसके ताने ज़िंदगी भर दूंगी मैं आपको। बोलते बोलते माहीन की आंखों से आंसू गालों पर आ गए और नीचे फ़ोटो पर भी गिर गए। माहीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, पता नहीं कैसे कटेगी ये रात, कल आपको सब कुछ बताना है। 16 साल की एज से जो फील कर रही थी तब से लेकर आज तक की सारी फीलिंग्स बताऊंगी। आप सुकून हो मेरा, हेवन फील होता है आपके पास, हर एक बात बताऊंगी। और कबीर प्लीज़, जो किस आप अधूरी छोड़ देते हो उसे पूरा कर देना प्लीज़। भले ही पहले प्रपोज मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी भी सारी फीलिंग्स जाननी है। मुझे बहुत स्पेशल फील करना है आपके साथ। कल का दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनाना है। फिर कुछ सोचकर, लेकिन ऐसे सिंपल प्रपोज करना अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा ने बताया था जब कोई हमें स्पेशल फील करवाता है वो बेस्ट फीलिंग होती है। मुझे भी कबीर को बेस्ट फीलिंग देनी है, लेकिन मैं करूँगी क्या, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता। ना कि किसी पार्टी प्लानर का नंबर है, खुद से एक फ्लावर भी सेट नहीं होगा मुझसे। और वेन्यू क्या रखूं, डैडू भी हेल्प नहीं कर रहे हैं और भाइयों भी लंदन चले गए, नहीं तो उनसे हेल्प ले लेती। फिर लाचारगी से, अब सैम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। माहीन को तो नींद ही नहीं आ रही थी, बस कल के लिए सोचे जा रही थी, लेकिन इस बात से अनजान बहुत जल्दी उसकी खुशियों को नज़र लगने वाली थी। अगली सुबह 8 बज रहे थे। माहीन अभी भी सो रही थी। कल इनके कॉलेज में पार्टी है तो आज कोई खास क्लास होने नहीं वाली थी, इसलिए वो कॉलेज तो नहीं जाने वाली थी। रात को वो देर तक सोचती रही। 3 बजे के करीब उसे नींद आई थी। उसी का नतीजा था कि वो अभी तक सो रही थी। रेहान अपने हाथ में फ़ोन लिए माहीन के रूम में आया। उस पर माही की वीडियो कॉल थी। रेहान माही की किट्टू को दिखाने लाया था और उनकी किट्टू कबीर का दिया हुआ टेडी को हक करके आराम से सोई हुई थी। रेहान ने कान में ईयरपोड्स लगाए थे। किट्टू को सोते देखकर माही बोली, जाना आपने उठाया नहीं किट्टू को अभी तक। रेहान माहीन को मुस्कुराकर देखते हुए, सोने दीजिए प्रिंसेस, अभी रात को लेट सोया होगा मेरा बच्चा। माही बोली, क्यों,
रेहान अब माही को देखते हुए, जब आप आएंगी तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, आई एम श्योर आप बहुत खुश हो जाएंगी। माही खुशी से, ऐसा क्या है जाना? रेहान बोला, वो तो आपको आकर ही पता चलेगा। रेहान एक नज़र माहीन को सोता देखकर फिर रूम से बाहर आ गया और बात करते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। माहीन की दुनिया जहान से बेखबर नींद को उसके फ़ोन की बेल ने उठाया। पहले एक बार तो उसने उठाया नहीं, फिर जब दूसरी बार बजा तो माहीन कसमसा कर उठ गई और अपनी नींद भरी आंखों से फ़ोन उठा कर देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फ़ोन की स्क्रीन पर अंश लिखा हुआ था। माहीन जल्दी से उठकर बैठ गई और फ़ोन उठाकर कान पर लगाकर बोलने लगी, अब याद आ रही है तुम्हें पिछले 4 दिन से कहाँ दफ़ा हो गया था? यूएस से। दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी में शाम के टाइम बेहद हैंडसम चेहरे और दिलकश स्माइल के साथ अंश कान पर फ़ोन लगाए मुस्कुराए जा रहा था। अंश के फीचर्स थोड़े रेहान से मिलते जुलते थे। शुरू से ही वो यूएसए में अपने दादा दादी के पास रहा है तो उसकी लुक में ब्रिटिश लुक थी। बालों को भी उसने हल्का वाइन कलर किया हुआ था। हाइट भी रेहान के जितनी ही थी। लुक तो ऐसी थी कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए। अब रेहान और माही इतने खूबसूरत थे तो उनके बच्चे तो खूबसूरत होने ही थे। अंश की एज अभी कम थी तो उसकी लुक में ज़्यादा मैच्योरिटी तो नहीं, लेकिन सिंसियर रेहान की तरह लग रहा था। ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स के ऊपर लाइट ब्राउन जैकेट, पैरों में ब्लैक हाई बूट्स, साथ में ब्लैक बैग कंधे पर, वो सच में बेहद हैंडसम था। अपनी बहन के इतने दिनों बाद आवाज़ सुन अंश अब बस मुस्कुराए जा रहा था। माहीन के चुप होते ही मुस्कुराकर धीरे से बोला कि टू डोंट यू थिंक कि मैं 5 मिनट बड़ा हूँ तुमसे, सो डिज़र्व सम रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड। माहीन इतराते हुए, कोई रिस्पेक्ट नहीं दूंगी मैं, और मम्मा ने मुझे बताया था कि पहले मैं आने वाली थी दुनिया में पर तू मम्मा की टमी में रोने लगा, इसलिए डॉक्टर्स ने तुम्हें पहले निकाल लिया, नहीं तो मैं बड़ी होती तुमसे। अंश माहीन की बात सुनकर जोर से हंसने लगा और वहाँ पड़े बेंच पर बैठ गया और फिर हंसते हुए बोला, मॉम तुम्हें बहलाने के लिए कुछ भी लॉजिक देते हैं और तुम मान ही लेती है, थोड़ी कॉमन सेंस तो यूज करो। माहीन गुस्से से, अब तूने मुझसे लड़ने के लिए फ़ोन किया है? अंश मुस्कुराकर, नॉट एट ऑल, अभी कबीर भाई से बात कर रहा था तो सोचा तुम्हारा भी हाल चाल पूछ लूँ। माहीन बोली, व्हाट यू मीन, तुम्हें मेरी याद बस कबीर की वजह से आई? अंश हंसते हुए, ऑफ कोर्स, वैसे क्यों याद करूँगा तुम्हें? माहीन मासूम सा मुँह बनाकर, हाउ मीन यू आर? अंश हंसने लगा और फिर बोला, ओके ओके सॉरी बच्चा, बस मजाक कर रहा था, थोड़े दिन एग्ज़ाम में बिजी था तो बात नहीं हुई ज़्यादा। अच्छा मैं नेक्स्ट वीक इंडिया आ रहा हूँ, सो टेल मी व्हाट यू वांट। माहीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, नथिंग, बस तुम आ जाओ जल्दी से, बहुत टाइम से नहीं मिले हम। वैसे अंश एक बात शेयर करनी थी, कोई आइडिया दे दे, तू ही हेल्प कर सकते हो अभी मेरी। अंश बोला, व्हाट? माहीन मुस्कुराकर, डैडू ने अप्रूवल दे दिया है कबीर के लिए, मुझे प्रपोज करना है उन्हें, तो बताना क्या करूं? अंश हैरान होकर, रियली डैड ने अप्रूवल दिया है? ये मिरेकल कब हुआ? और मुझे तो कोई अप्रूवल नहीं दिया, एक गर्लफ्रेंड तक बनाने से मना किया है। माहीन हंसने लगी और फिर बोली, कल रात डैडू ने मुझे परमिशन दे दी, और तेरा केस तो वैसे भी अलग है, तुम तो खुद लड़कियों को नहीं देखते, पता नहीं कौन सा हीरा ढूंढ रहे हो तुम। अंश बोला, अभी मेरा पहला प्यार मेरा करियर है, अभी मैं फैमिली पर डिपेंड हूँ। जिस दिन इस लायक हो गया कि अपनी पार्टनर को अपने तरीके से खुशियाँ दे पाऊँ, उस दिन मुझे अपने आप किसी से प्यार हो जाएगा जो मेरे लिए बनी होगी। माहीन मुस्कुराकर, तुम तो डिट्टो डैडू की कॉपी हो। अंश मुस्कुराकर, यस मैं हूँ भी, और मुझे बनना भी उनके जैसा ही है। अच्छा मेरी छोड़ो, कबीर भाई ने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, आज ही बात हुई मेरी उनसे। माहीन बोली, वो कहाँ कुछ बोलते हैं, बस ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। अंश हंसते हुए, गुड जोक, अच्छा सो प्रपोज करना है तुम्हें? ओके डू वन थिंग, तुम कोई अच्छा सा वेन्यू डिसाइड कर लो, अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा। माहीन मासूम सा मुंह बनाकर, वेन्यू तो डिसाइड नहीं हो रहा, कुछ सोचना भाई, तुम नेक्स्ट वीक आ रहे हो, क्या पता तब तक तेरी बहन तेरे जीजा जी के पास जाने की तैयारी में हो, तेरे आने तक शादी की सेटिंग तो कर लूँ मैं, मुझे आज ही प्रपोज करना है उनको, तुम करो ना हेल्प। अंश मुस्कुरा दिया और बोला, डोंट बी इम्पेशेंट, आई थिंक कल पार्टी है कॉलेज में तुम्हारे, सो कल शाम को डिसाइड कर ले, मैं देख लूँगा, तुम्हें वेन्यू की लोकेशन भी भेज दूँगा। आई एम वेरी हैप्पी टू बोथ यू, यू गाइस डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। माहीन की आंखें भर गई और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू भैयू, प्लीज़ जल्दी आ जाना, आई मिस्ड यू सो मच। अंश भी थोड़ा इमोशनल हो गया लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोला,
या बच्चा, आई विल। तुम बस अपनी लाइफ खुल के जियो, नथिंग टू वरी। आई एम ऑलवेज विथ यू। अपना और डैड का ख्याल रखना। फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है, घर जाकर डिसाइड करता हूँ कुछ। माहिन आंखों से आंसू पोंछते हुए, जी भैयू आप भी ख्याल रखना। अंश ने मुस्कुराकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही उसने एक गहरी सांस ली और अपना बैग उठाकर कॉलेज से बाहर की तरफ चला गया। माहिन ने कॉल कट करते ही अपनी आंखें साफ की और आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई और बोली, अंश ने कल रात का बोला है, ये आज का दिन कैसे निकालूंगी। माहिन ने एक गहरी सांस ली और उठकर बाथरूम में चली गई। दूसरी तरफ कबीर अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो बस माहिन को कॉल करने ही वाला था कि उससे पहले उसके असिस्टेंट का फ़ोन आ गया। कबीर ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया तो ऋषि बोला, गुड मॉर्निंग सर। कबीर शीशे के सामने खड़े होकर टाई बांधते हुए, ऋषि बोला, सर हमें आज ही मसूरी के लिए जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए। मिस्टर एंड्रू वहीं पर मीटिंग करना चाहते हैं। कबीर फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ जाते हुए, लेकिन बात तो दिल्ली की हुई थी। ऋषि बोला, जी सर, लेकिन उनके साथ उनकी वाइफ और उनके बच्चा भी है। वो मसूरी घूमना चाहते थे तो मिस्टर एंड्रू ने रिक्वेस्ट की वहीं पर आने की। परसों वो वापस इटली चले जाएंगे। कबीर ने ऋषि की बात सुनी तो 5 सेकंड की खामोशी के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके, कब की फ़्लाइट है। ऋषि बोला, सर मैंने फ़्लाइट चेक की थी, एक आज दोपहर 12 बजे की है और एक रात 9 बजे। सर 9 बजे की फ़्लाइट से गए तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, सो हमें 12 बजे की फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा। कबीर बोला, ओके, तुम अरेंजमेंट देखो, मैं सीधे एयरपोर्ट आ जाऊँगा। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। फिर रूम के अंदर आकर क्लोजेट रूम में चला गया। वहाँ उसने छोटा सूटकेस लिया और उसमें अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और रूम से बाहर आ गया। बाहर सब वहाँ बैठे हुए थे। कबीर के हाथ में सूटकेस देखकर नीति ने पूछा, कबीर कहीं जा रहे हो। कबीर सूटकेस साइड में रखकर चेयर पर बैठते हुए, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मसूरी में। नीति खाना सर्व करते हुए, कितने दिनों के लिए जा रहे हो। कबीर एक नज़र नीति को देखकर, कल शाम तक। इतना बोलकर कबीर ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की और ब्रेकफास्ट में लगा रहा। खाना खाने के बाद कबीर उठकर खड़ा हो गया और नेहा से बोला, नेहा गुड़िया की ड्रेस कहाँ है। नेहा जल्दी से उठते हुए, सॉरी भाई, कल बहुत काम था स्टोर में तो डिलीवर नहीं हुई, मेरे रूम में ही है, मैं लेकर आती हूँ। कबीर वॉच देखते हुए, हरी अप। नेहा भागती हुई अपने रूम की तरफ चली गई। ध्रुव बैठा कबीर को देख रहा था और काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला, कबीर कभी आशीर्वाद भी ले लिया करो हमारा जब कभी बाहर जाओ। कबीर ने एक अजीब नज़र से ध्रुव को देखा और बोला, डैड आई नो दैट वेरी वेल कि आप हमेशा अच्छा ही सोचोगे मेरा। मुझे फॉर्मेलिटीज़ पसंद नहीं है, रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए एंड आई रिस्पेक्ट यू सो मच। ध्रुव वहीं खामोश हो गया। उसका चेहरा थोड़ा मायूस सा हो गया था। कबीर ने एक गहरी नज़र ध्रुव को देखा, फिर उसकी तरफ आकर पैर छू लिए। ध्रुव पहले तो हैरान हो गया, फिर मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपा दी। कबीर के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई और उठते हुए बोला, नाउ हैप्पी। ध्रुव मुस्कुराकर ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए, बहुत ज़्यादा। जा तुझे आशीर्वाद दिया, तेरी जल्दी से शादी हो जाए और किट्टू जल्दी से हमारे घर आ जाए हमेशा के लिए। कबीर अजीब नज़रों से ध्रुव को देखने लगा। नीति की हंसी निकल गई। ध्रुव ने जब कबीर की नज़रें देखी तो बोला, अब इससे बड़ा आशीर्वाद तो तुझे कोई चाहिए नहीं होगा, एक ही तो तेरी इच्छा है। कबीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो ध्रुव को चेयर से उठाकर उसके गले लग गया। ध्रुव एकदम से हैरान हो गया क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था। फिर ध्रुव ने मुस्कुराकर कबीर की पीठ पर हाथ पास किए। कबीर ध्रुव के गले लगे बोला, थैंक्स डैड। ध्रुव कबीर की पीठ थपथपाकर, गॉड ब्लेस यू बच्चा। नीति मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगी। कबीर ध्रुव से अलग हुआ और नीति को देखने लगा। वो उसे एक नज़र देखकर नीति के पास आ गया और उसके पैर छू लिए। नीति ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, मेरे बेटे की खुशियाँ हमेशा उसके पास रहें। कबीर ने आगे बढ़कर नीति का माथा चूम लिया और बोला, थैंक्स मॉम, टेक केयर। नीति मुस्कुराकर, यू टू, जाकर कॉल कर देना। कबीर ने हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। इतने में नेहा हाथ में बैग पकड़कर आते हुए बोली, भाई को मुझसे कोई प्यार नहीं है। कबीर ने घूरकर नेहा को देखा। नेहा ने मासूम सा मुंह बना लिया और आकर कबीर के सीने से लग गई। कबीर ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया और बालों में किस कर दिया। नेहा से अलग होकर कबीर ने उससे बैग लिया और सबको बाय बोलकर घर से निकल गया।
दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में माहिन शावर लेकर तैयार हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि आज वो कबीर से नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो उसके सामने गई तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। अजीब सा डर उसके दिल में लग रहा था। वो शीशे के सामने खड़ी थी। आज वो घर पर ही थी तो उसने सिंपल ब्लैक शॉर्ट कुर्ती और जॉगिंग डाली थी। वो शीशे के सामने बाल बनाते हुए बोली, अभी तो डैडू ने हाँ बोल दिया, फिर अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे डर क्यों लग रहा है? जब अंश से बात की तब तक तो सब ठीक था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्यों ऐसा फील हो रहा है। माहिन को बहुत बेचैनी होने लगी। वो आंखें बंद करके कबीर को याद करने लगी। क्या सच में माहिन के साथ कुछ होने वाला है? आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्या कबीर मसूरी मीटिंग के लिए चला जाएगा या माहिन उसे अपना डर बताकर रोक लेगी? क्या माहिन और कबीर की खुशियों को शुरू होने से पहले ही किसी की नज़र लग जाएगी? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।